आज हम बात करेंगे फिशर के आदर्श सूचकांक के बारे में। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर किस तरीके से बताते हैं और उसे आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको लस्पेयर, पाशे और फिशर के सूचकांक हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे कि कोई भी सूचकांक कब ज़्यादा सटीक होता है या कब ज़्यादा सही होता है और किस सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक कह सकते हैं। फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है और चूँकि बहुत सारे सूत्रों में वर्तमान वर्ष के लिए यानी फिशर के सूचकांक को आधार सूचकांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अब तक हमने सूचकांक पढ़े हैं उनमें बहुत सारे सूत्रों में वर्तमान वर्ष के लिए भी आधार वर्ष की मात्रा को ही काम में लाया जाता है, जो कि सही नहीं है। इस कमी को इरविंग फिशर ने विभिन्न सूचकांकों के सूत्रों का व्यापक अध्ययन करके दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने सूचकांकों के लगभग काफ़ी परीक्षण किए और उसके बाद एक सूत्र दिया और उन्हीं के नाम से उसे फिशर का आदर्श सूचकांक कहा जाता है। और फिशर के आदर्श सूचकांक का सूत्र तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया ही है कि सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 यदि हम करते हैं तो फिशर का आदर्श सूचकांक हमें ज्ञात हो जाता है। फिशर का जो सूचकांक है वह सूचकांक परिवर्तनशील भारों पर आधारित है और इसे ज्ञात करने के लिए आधार वर्ष की मात्रा और मूल्य और चालू वर्ष की मात्रा और मूल्य सभी की आवश्यकता होती है। इस सूत्र में आधार वर्ष एवं वर्तमान वर्ष यानी या जिसे कह लेते हैं चालू वर्ष दोनों की मात्राओं का भार दिया जाता है। और इस सूचकांक की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं, जो कि सापेक्ष परिवर्तनों को मापने में सक्षम है और इस आधार पर ही फिशर के सूचकांक को आधार सूचकांक कहा जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फिशर के सूचकांक में कि वो केवल आधार वर्ष के भार पर आधारित नहीं है। अब तक जो भी हमने अभी सूचकांक पहले भी पढ़े हैं उसमें या तो सामान्य तौर पर आधार वर्ष के भार को ही लिया जाता है, और लेकिन फिशर ने आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों के ही मात्रा को बहुत उसके अंदर अपने सूत्र के अंदर इंक्लूड किया है। और इसके साथ ही इनका सूचकांक समय उत्क्रम्यता परीक्षा और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा जो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट होता है सूचकांकों के बारे में उनको वो क्या करता है उन पर खरा उतरता है। इसलिए फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है। फिशर के सूत्र को यदि हम देखते हैं तो यह सूत्र लस्पेयर और पाशे दोनों के द्वारा दिए गए सूत्रों का ही गुणोत्तर माध्य है। लस्पेयर आधार वर्ष की वस्तुओं और पाशे वर्तमान वर्ष की वस्तुओं को भार देते हैं। साथ ही लस्पेयर वर्तमान वर्ष की मात्रा और पाशे आधार वर्ष की मात्रा को भार के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं और इस कमी को फिशर दूर कर देते हैं। किस आधार पर दूर करते हैं कि फिशर के द्वारा जो सूत्र दिया गया है वो वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष दोनों ही की मात्रा को समान रूप से भार देते हैं। यदि हम बहुत ही संक्षेप में कहना चाहें तो फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक है। क्यों? क्योंकि उसको आदर्श सूचकांक कौन कौन सी बातें बनाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो गुणोत्तर माध्य पर आधारित हैं और जो कि एक सापेक्ष अध्ययन चीज़ों का
किया जा सकता है। साथ ही परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। ऐसा स्टैटिक नहीं कि केवल आपने आधार वर्ष की मात्रा को ही माना या केवल आपने वर्तमान वर्ष की जो भी मात्राएं हैं उसी को वेटेज दिया, जबकि परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। समय और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा को भी यह संतुष्ट करता है। समय उत्क्रम्यता परीक्षा और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा बस जस्ट हम इसके अभी पढ़ने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। और यह एक विश्वसनीय और पक्षपातहीन तरीके से सूचकांक ज्ञात करने का तरीका है, क्योंकि इसके निर्माण में दोनों ही वर्ष आधार और वर्तमान वर्ष की मात्राएं और मूल्य का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि फिशर का जो सूचकांक है वो काफ़ी उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, अपने आप में आदर्श है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है कि इसके निर्माण में लैस्पेयर और पाशे की तुलना में दुगुना समय और श्रम लगता है। जब हम इस इंडेक्स का निर्माण करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, समय भी ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर या फिशर के सूचकांक में दो हिस्से हैं, लैस्पेयर का सूचकांक और पाशे का सूचकांक। तो हम दोनों ही सूचकांकों के एक तरीके से ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसके गुणोत्तर माध्य के आधार पर हम फिशर का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है चालू वर्ष की मात्राओं और कीमतों की उपलब्धि और जानकारी सामान्यतः नहीं होती, अतः सूचकांकों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी फिशर के सूचकांक में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वर्तमान वर्ष की जो भी कीमतें या मात्राएं हैं उनकी वास्तविक जानकारी पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पिछला वर्ष है उसका तो पूरा आंकड़ा हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होता है, पर जो वर्तमान वर्ष है जो अभी चल रहा है तो उसका चीज़ें ज्ञात करना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही फिशर का सूचकांक का विवेचन करना भी कठिन है। इसके साथ फिशर का जो सूत्र है वो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। ये भले ही इतना लेबर और एक तरीके से कह लीजिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फिर भी यह सूत्र चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट इस सूत्र के माध्यम से नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे कि जो बार बार मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यानी समय उत्क्रम्यता परीक्षा और तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा कहते हैं इसको। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट किस तरीके से किया जाता है और फिशर का जो सूचकांक है वो इसमें किस तरीके से खरा उतरता है, ये हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्क्रम्यता परीक्षण की। तो कोई भी आदर्श सूचकांक हो उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वह रिवर्सिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करे, यानी उस टेस्ट पर खरा उतरे। यदि हम बात करते हैं कि एक अच्छे सूचकांक की, तो फिशर ने ही ये सुझाव दिया है कि एक अच्छे सूचकांक जो का सूत्र जो है वो दो परीक्षणों से संतुष्ट होना चाहिए। एक समय उत्क्रम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण जिसे हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे समय उत्क्रम्यता परीक्षण के बारे में। फिशर का कहना है कि समय उत्क्रम्यता परीक्षण जो है उसमें उनका मानना है कि सूचकांक की जब भी गणना की जाती है तो उसका जो सूत्र है या जो फार्मूला है सूचकांकों को ज्ञात करने का, वह इस तरीके का होना चाहिए कि तुलना के जो भी बिंदु हैं उनके मध्य समान अनुपात रहे। चाहे दोनों अलग अलग बिंदुओं में किसी को भी आधार माना जाए, हम वर्तमान वर्ष को आधार माने, वर्तमान मात्रा को आधार माने, या किसी अन्य वर्ष की मात्रा को आधार माने, आधार वर्ष की मात्रा को आधार माने, पर फिर भी उसका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए?
मध्य समान होना चाहिए, उनके बीच में उसका रेशो समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी आधार वर्ष को हम मानकर वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें या फिर वर्तमान वर्ष के आधार पर हम पुनः आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें, तो दोनों में यानी P01 हम ज्ञात करें या P10 ज्ञात करें, दोनों के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल्स क्या होने चाहिए, एक होना चाहिए। अब रेसिप्रोकल एक किस तरीके से होगा कि P01 जो कि अभी तक हम करते आए हैं और उसकी जगह हम इसको रिवर्स कर लेते हैं P10, तो उसका गुणनफल क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। P01 और P10 का गुणनफल यदि हम निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। P01 यानी आधार वर्ष के आधार पर हम वर्तमान वर्ष का सूचकांक निकालते हैं और P10 में हम वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो दोनों ही का गुणनफल क्या हो, एक हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यदि आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उसे फिशर के उसमें रखते हैं सूत्र में और उसको रिवर्स करके यदि हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसका उत्तर क्या मिलेगा, हमें एक ही मिलेगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिशर का सूचकांक है वो समय उत्क्रम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है। दूसरा हम बात करते हैं तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण के बारे में। जो समय उत्क्रम्यता परीक्षण है उसका हम एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं कि P01 जो कि हम अब तक फिशर का सूत्र पढ़ते आए, ये आपका क्या है, फिशर का आदर्श सूचकांक है। यानी एक बार उन्होंने आधार वर्ष को भार दिया, एक बार उन्होंने वर्तमान वर्ष को भार दिया। अब यहाँ ये P01 है जो हम अब तक ज्ञात करते आए हैं इस सूत्र के माध्यम से। लेकिन यदि हम P01 और P10 ने इसको रिवर्स कर दें, यहाँ आप देखिए सूत्र को में आप बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत। ये अपनी शायद कुछ लिमिटेशंस हो सकती है वीडियो के माध्यम से पढ़ने में, लेकिन बहुत ही सिंपल है इसे याद रखना। इसलिए सिंपल है कि आप देखिए अब तक आप क्या करते हैं कि हमेशा सिग्मा P1/P0 करते आए, जिसे हम P01 कहते हैं। और अब इसका बिल्कुल आप उल्टा करना है आपको, इस सूत्र को और इस सूत्र में आप दोनों में अंतर देखिए, इसके दोनों हिस्सों में। तो पहला जो ये है फॉर्मूला लिखा है हमने P01 के आधार पर लिखा है, जो हम अब तक लिखते आए हैं। इसमें एक बार इस ब्लॉक में आपको आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा आधार वर्ष को क्या दिया है, भार दिया, यानी Q0 और Q0 से गुणा कर दिया। तो पहले P1 P0, इधर भी आप देखिए P1 और P0, इनको फर्स्ट में आपने आधार वर्ष से मल्टीप्लाई किया और सेकंड उसमें वर्तमान वर्ष से के भार से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ आपका बिल्कुल सूत्र अलग हो जाता है। भार तो आप एक बार आधार वर्ष को देंगे Q0 और एक बार वर्तमान वर्ष को देंगे Q1, लेकिन ये Q1 है नीचे वाला। और लेकिन आप यहाँ पर क्या करिए, देखिए रिवर्स हो गया है, सिग्मा P0/P1 और यहाँ पर भी सिग्मा P0/P1, जबकि यहाँ चूँकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P10 को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम इस हिस्से को और इस हिस्से को का गुणनफल करते हैं तो वो कितना आएगा आपका, उसका आंसर 1 आएगा। और इसका मतलब है कि P01 और P10 के मूल्य आपस में पूरी तौर पर कट जाते हैं, क्योंकि P01 और P10 क्या हैं, व्युत्क्रम हैं, आपस में रेसिप्रोकल हैं। और इसी के कारण ये जो फिशर का आदर्श सूचकांक है ये समय उत्क्रम्यता परीक्षा में बिल्कुल सही है, उसमें बिल्कुल खरा उतरता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे समय उत्क्रम्यता परीक्षा के बाद में तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के बारे में। तत्व उत्क्रम्यता परीक्षा के अंतर्गत फिशर लिखते हैं कि कीमतों और मात्राओं को
आपस में परिवर्तित करने पर, देखिए वहाँ हमने क्या परिवर्तित किया था, वर्ष, आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में क्या किया था, चेंज किया था, जिसे हम क्या कहते थे, समय उत्क्रमिता परीक्षण। समय उत्क्रमिता यानी समय को हम रिवर्स कर रहे हैं, आधार वर्ष की जगह वर्तमान वर्ष को ले रहे थे और वर्तमान वर्ष की जगह आधार वर्ष को रख के हम सूत्र को यूज़ कर रहे थे, तो उसे हम क्या कह रहे थे, समय उत्क्रमिता परीक्षण कह रहे थे। और अब हम बात करेंगे तत्व उत्क्रमिता परीक्षण। और तत्व उत्क्रमिता परीक्षण का मतलब है कि हम मात्रा और कीमत को क्या करते हैं, यदि बदल के भी देखें तब भी सूचकांक में कोई अंतर नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व उत्क्रमिता परीक्षण कहते हैं या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। और इसके लिए फिशर बताते हैं कि कीमतों और मात्राओं को आपस में यदि हम परिवर्तित कर दें तो यह संभव होना चाहिए कि असंगत परिणाम प्राप्त न हो, अर्थात इन दोनों के परिणामों को भी यदि हम आपस में गुणा करें तो वास्तविक मूल्यानुपात ही हमको प्राप्त हो। तो इसका यदि होते हैं तो इसका अर्थ है कि ये तत्व उत्क्रमिता परीक्षण पर खरा उतरता है। यदि कीमत के स्थान पर मात्रा और मात्रा के स्थान पर कीमत को रखकर भी सूचकांक बनाया जाए तो दोनों सूचकांकों का गुणनफल वर्तमान वर्ष के कुल मूल्य और आधार वर्ष के कुल मूल्य के अनुपात के बराबर ही होगा। और इसी अनुपात को फिशर ने क्या कहा है, वास्तविक मूल्य अनुपात कहा है। और इस प्रकार कीमतों और मात्राओं को आपस में बदलने से वास्तविक मूल्य अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये प्रश्न इस तरीके के आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है। सामान्य तौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें फिशर का सूचकांक आदर्श क्यों है, लास्पेयर और पाशे के सूचकांक जो कि एक आधार वर्ष पर आधारित हैं, एक वर्तमान वर्ष पर आधारित हैं, कहीं ना कहीं दोनों को का गुणोत्तर माध्य निकालकर उस फिशर ने अपना आदर्श सूचकांक बनाया है। और इसके साथ ही ये दोनों ही परीक्षण टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पर बहुत ही सही है, खरा उतरता है। और टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टाइम रिवर्सल का मतलब है हम आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष को क्या करें, एक दूसरे के स्थान पर रखकर देखें। क्या यदि हम आधार वर्ष को हटा के वर्तमान वर्ष का भार लेते हैं, या वर्तमान वर्ष को हटा के आधार वर्ष का भार लेते हैं, या वर्तमान के आधार पर हम आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करते हैं एक तरीके से, या फिर आधार वर्ष को आधार रखकर ही वर्तमान वर्ष का सूचकांक ज्ञात करते हैं, तो उनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। और साथ ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में यदि हम मात्राएं और कीमत, मात्रा और कीमत हमेशा अलग अलग दी हुई है, यदि हम मात्रा के स्थान पर कीमत और कीमत के स्थान पर मात्रा को रखकर सूचकांक बनाते हैं तो भी दोनों सूचकांकों का गुणनफल वर्तमान वर्ष के कुल मूल्य और आधार वर्ष के कुल मूल्य के अनुपात के बराबर ही रहता है। तो इस तरीके से, इन कारणों से फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है। थैंक यू।